Hey, welcome back to my channel Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So I am back with the physics tutorials of the tutorial current electricity. So I am going to dictate some formulas of the current electricity, in which you are going to learn how to use the formulas, because after these formulas I will try to solve some problems. So these are numerical problems. So this video is going to be in English and Hindi both. And आप सब वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियो के लिए, तो मैंने आपके लिए वीडियो निकाल दी है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो बी रेडी। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप रियली चाहते हैं सपोर्ट करना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलो, सो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि आपका ना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, ये आपका एक मेटेलिक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये याद रखिए कि मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी लैटिस में जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, वो फिक्स होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस है, ये फिक्स है अपनी प्लेस पे, ये मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रेजेंट तो है, बट ये अपना लैटिस की प्लेस नहीं छोड़ेंगे, लैटिस की प्लेस नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर एक वोल्टेज लगाई, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो यहाँ पर क्या हुआ, इस मेटेलिक कंडक्टर जो है ये पॉइंट्स ए बी के बीच में तो एक वोल्टेज सेटअप हो गई। जैसे ही वोल्टेज सेटअप हुई तो यहाँ पे एक फोर्स लगा, और वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है, देखो अब जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना ही सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ठीक है, वो तो इक्वल है ना, सबके लिए बराबर है। तो फोर्स क्या होगा, तो जो चार्ज है माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के चलते हुए क्या होएगा, पुश होएगा। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो इधर है, तो ऑफ कोर्स मूवमेंट किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इधर से इधर मूव करेंगे ना, कहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ होगी, इधर होगी। बट हमने क्या कह रखा है कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर तो ये हो गया ना कि यहाँ से यहाँ डायरेक्शन जा रहा है तो कुछ मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। ठीक है, जो कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मूवमेंट किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन कन्वेंशन क्या होता है, जो हम पहले से मान के चल रहे थे, हमने माना हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है जब सर्किट पूरा होता है तब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आयंस, ये पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं, मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं। नाउ अब ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गई, और इसकी एसआई यूनिट जो करंट की होती है वो होती है एम्पेयर। क्या होती है, एम्पेयर। ठीक है, और ये जो करंट है, करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर। देखो स्केलर और वेक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है, या वो वेक्टर नहीं होती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज एम्पेयर। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला या इसका रिलेशन कहेंगे, तो इसका रिलेशन है चार्ज के साथ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच टर्म एज आई, करंट। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि कूलम पर सेकेंड, कितने कूलम पर सेकेंड मूवमेंट हुआ वो क्या हुआ, एम्पेयर के इक्विवेलेंट हुआ। समझ आई बात? तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना। नाउ सेकंड जो कंसेप्ट है इसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर। क्या है,
फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर। देखिए ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये अभी मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फॉर्मूला मैं बाद में आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए, ठीक है। पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले ऐसे में आते जाएंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे, जो फॉर्मूले होंगे साथ के साथ लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, जो कंडक्टर होता है, मेटेलिक कंडक्टर होता है, मेन तभी उसमें मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज की मूवमेंट तभी होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो सेल है या बैटरी है आपकी, ठीक है, वो मेन सोर्स है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। अगर सेल या बैटरी इलेक्ट्रिक सर्किट में ना हो तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा किसी दो टर्मिनल्स के बीच में, कोई दो पॉइंट के बीच में? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस तभी प्रोड्यूस होएगा जब सेल या बैटरी होगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए और बी में लाना है अगर कुछ, ठीक है। मान लीजिए 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ए और बी के बीच में हम एक सेल लगाएंगे जिसका जो वोल्टेज होगी, ठीक है, जिसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट या 12 से ज़्यादा, ठीक है। अभी क्या है कि याद रखना कि ये जो सेल है इसका अपना भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, जो कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। और ये ए और बी के बीच में हमने कितना पोटेंशियल जनरेट कर दिया? 12 वोल्ट का, क्योंकि ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। नाउ अब मूवमेंट करना है चार्ज की, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। अब जो भी यहाँ पर ए और बी के बीच में कंडक्टर रखेंगे, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 12 वोल्ट, द चार्जेस विल मूव, द चार्जेस विल मूव। अब इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। समझ नहीं बात? तो ये है सिंपल सा बात, फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। बस इतना ही है। अब आगे करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। पेन में ब्लू यूज कर रहा हूँ, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटेलिक कंडक्टर में मूव करते हैं। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता रहा था। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एक एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। इट कैन बी टर्म्ड एज, आप लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट। कहाँ से ड्रिफ्ट होंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वंस अगेन रिपीट विद मी कि एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब आप कहेंगे कि भाई जैसे हर चीज का एक डेफिनेशन तो होती है, साथ में फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टाइम से क्या रिलेशन है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा टाइम होगा और कौन सा डिस्टेंस होगा, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं डिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अभी जो कंडक्टर है, ठीक है, इसमें पूरा डिस्टेंस है ना, ठीक है। हमें क्या लेना है? देखिए एवरेज वेलोसिटी लेनी है हमने, कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए कि एक रिलेशन होता है ताऊ से, ठीक है। ये होता क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट में कितना प्रेशर है, ठीक है। अब टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होगा, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये चेंज होएगा तो इसका इफेक्ट, जो इसका इन्फ्लुएंस होएगा वो हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी होएगा, ठीक है। क्योंकि जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ज्यादा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये कैसे रिलेट करेंगे टेम्परेचर प्रेशर से? देखिए अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर ये समझ लें कि आप ज्यादा प्रेशर होगा, तो हमारा जो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होगा
वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट फास्ट होएगी, और मूवमेंट फास्ट होएगी जो कोलिजन्स होंगे, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो कोलिजन टाइम कम हो जाएगा, एंड कोलिजन टाइम जो है वही तो रिलैक्सेशन टाइम है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, एंड देन जब रिलैक्सेशन टाइम जैसे कम होएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, ठीक है, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। 1 मिनट। तो आपका यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब बात आती है कि इसका हम किस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिए VD इज इक्वल्स टू चार्ज इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड ताऊ डिवाइडेड बाय m, ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया बट इसका आपने बताया नहीं, ये कहाँ से आया, तो अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा इसका डेरिवेशन कहाँ से कैसे आया है, ठीक है। अभी फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करिए कि किस तरह समझना कैसे है, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, डेरिवेशन आगे आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पे देखिए इसके बता देता हूँ, ई जो है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ई जो है वो तो आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड जो m है वो मास ऑन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड जो ताऊ है वो तो आपको पता ही है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिखे दिया। नाउ मोबिलिटी की बारी आती है, ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, मिटाना ही पड़ेगा। तो देखिए मोबिलिटी क्या होती है, ये रेशो होती है, किसकी रेशो होती है, देखिए मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड, मैं लिख देता हूँ, आप ही लिख देना, ठीक है, as the ratio of drift velocity to the electric field, यानी कि डिवाइड में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर इसको आप देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये VD/E होता है, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू VD/E। नाउ इन खत्म हो जाती है बार बार, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा। नाउ इसकी यूनिट भी होती है, तो लिख लीजिए इसकी यूनिट क्या होती है, ये होती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, ठीक है, ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं वही होगी, ठीक है। ये सिंपल वोल्ट में निकाली गई है, तो देख लीजिए आप क्या होगा, ये आप इस तरह से देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है, देखिए F = QE होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, देखिए वैसे अगर वोल्ट लेना है हमें, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है, इधर से निकालिए E = -dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में निकालना है ना क्या, ठीक है, ये होता है, तो ये तो वोल्ट होगी इसकी यूनिट, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट की देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाली है, तो वोल्ट पर यूनिट मीटर, ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर, तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर एंड वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड आ गई, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। अगर इसकी यूनिट अगर न्यूटन में निकालनी है, ठीक है, तो आप इधर से ले सकते हैं F = QE से, देखिए यहाँ पर जो ये होगा आपका न्यूटन पर कूलम, और इसकी मीटर पर सेकंड, इधर से भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप मोबिलिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, बट ये जो यूनिट है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। नाउ अभी आपको आशा करता हूँ कि मोबिलिटी क्लियर हो गया होगा कि मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपकी क्या होगी मोबिलिटी होगी।
सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा मोबिलिटी, एंड जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उतना ज्यादा मोबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह समझिए कि कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी ज्यादा से ज्यादा जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो हमारी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड नाउ। देखिए अब यहाँ पर क्या है, रिलेशन निकालेंगे, कुछ रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, होता क्या है कि अपने रिलेशन होता है, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ, ये आपके 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सबसे पहला जो रिलेशन है वो है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, अगर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे तो ये होता है -NEAVD, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है। सेकंड जो रिलेशन है वो कह रहे हैं करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, करंट इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। तो इसका रिलेशन है कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि NEA तो सेम रहा, VD की जगह म्यू लिख दिया, क्योंकि VD होता ही म्यू ई के इक्वल है। क्यों, म्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम मोबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, तो VD की जगह रिप्लेस कर दिया बस। थर्ड है हमारा क्या, थर्ड नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के टर्म्स में लिखना था, तो हमने ये कर दिया। नाउ थोड़ा वेट करिए। तो ये आपका रिलेशन बता दिया मैंने। अब ओम्स लॉ कराएंगे आपको, ठीक है। क्या कराना है, ओम्स लॉ। ये कौन सा है आपका नंबर, 5th है, ठीक है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि आपका रिलेशन है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है, ठीक है। अगर V हमने यहाँ पे लिया वोल्टेज और करंट हमने यहाँ लिया, ठीक है, फिर डिमार्केशन कर दी मैंने यहाँ पे, फिर डिमार्केशन कर दी, ठीक है। तो ये कहता है कि आपकी मर्जी है किस तरह से भी आप कर सकते हैं कि कुछ वोल्टेज और करंट में इस तरह का आपका ग्राफ लाइन आती है, यानी कि वोल्टेज और करंट जो है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज होते हैं। जहाँ वोल्टेज इंक्रीज होगी वहाँ करंट भी इंक्रीज होएगा। तो एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जो एक बात रखिए कि I जो है वो डायरेक्ट डिवोशन टू V है, ठीक है। I जो है वो डायरेक्ट डिवोशन टू V है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा, ठीक है, उसके बाद तो करंट आएगा ना। बिना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे करंट थोड़ा आ सकता है, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही हमें एक कांस्टेंट लाना होता है तो पहले इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको जैसे इक्वल्स लाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ले आते हैं जो कि है R। तो V इक्वल्स टू IR जो है वो हमारा ओम्स लॉ है। नाउ अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, देखिए इसका जब हमने निकाला तो रेजिस्टेंस देखा गया कि ये जो है डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। लेंथ क्या है, कंडक्टर का एरिया क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, तो ρL/A, ठीक है। इसका ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ में, ठीक है, ये एक्चुअल में रिलेशन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ये एग्ज्यूम करके चलते हैं कि हमेशा जो है करंट और वोल्टेज क्या है वो इस तरह से आपस में चलेंगे। बट नाउ यहाँ पे बात क्या है कि
हमारा जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है वो तभी इस तरह का आएगा जब हमारी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। जैसे ही अगर इन केस टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, ग्राफ डेविएट हो जाता है, वो इस तरह से सीधी लाइन नहीं आती। ठीक है, नाउ क्या होता है कि ये जो अब रेजिस्टिविटी है, अब ये भी फर्दर डिपेंड करती है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, क्या यहाँ पर कंडीशंस है, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। वैसे एक पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ क्योंकि आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे लेंथ और एरिया फिक्स रहेंगे किसी कंडक्टर के लिए या किसी मटेरियल के लिए, तो टेम्परेचर प्रेशर कहाँ पे आएंगे, रेजिस्टिविटी में आएंगे ना। तो यहाँ पर आता है आपका मेन फैक्टर रेजिस्टिविटी। नाउ मैंने आपको बता दिया R क्या है, रेजिस्टेंस है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ R इज ओम। ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो ओमेगा होता है वैसे, ठीक है, बट इसको जो है ओम लिखते हैं, ओम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखो फिजिक्स में जैसे पढ़ते जाओगे बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहेगी, तो आपको याद रखना है। नाउ इसका पता है हमें, वोल्टेज का V होता है, ठीक है, वोल्ट होती है यूनिट, I की पता है, करंट है एम्पेयर होता है, R पता है, रेजिस्टेंस है तो ओम होएगा। ठीक है, अब नाउ अब ये रेजिस्टेंस का अगर उल्टा कर दिया, ठीक है, 1/R कर दिया तो ये कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा किसी मटेरियल का, यानी कि आप इस तरह से समझिए कि एक रुकावट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, किसी एक कंडक्टर, किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्राइज टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना चाहेंगे ये जो रेजिस्टेंस है ये उसको क्या करेगा, काउंटर करेगा। तो काउंटर करने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस रुक जाता है, ठीक है, फ्लो रुक जाता है, तो इसलिए इसका अपोजिट क्या होगा, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो कंडक्टेंस ज्यादा हुआ। ठीक है, नाउ अभी क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फर्दर हम अगर आगे करेंगे तो R क्या है, इसको आगे लिखते हैं, तो ये मतलब कि इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स तो ये ml/NA² ताउ इस तरह से आता है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, अभी इसकी डेरिवेशन भी कराएंगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, बट उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि इसमें रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है, तो हमें पता है R = ρL/A होता है। ठीक है, तो ये L है, ये A है, तो आप लिख सकते हैं L/A को अलग। ठीक है, और m/NE² ताउ। ठीक है, तो ये जो m/NE² ताउ है ये क्या है, रेजिस्टिविटी, m/NE² ताउ। ताउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, E क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ताउ रिलैक्सेशन टाइम है। समझ में आई बात? तो अभी ये करेंगे हम आगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ ये तो हो गया आपका ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या हुआ, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आप आगे करेंगे कि वेरिएशन क्या होती है पोटेंशियल की और करंट की। ठीक है, देखिए इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको और अच्छा क्लियर होएगा कंसेप्ट कि किस तरह से आप यूजिंग दिस फॉर्मूलेज, यूजिंग दिस कंसेप्ट कैसे आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जितना आप ट्राई करेंगे सोल्व करने की प्रॉब्लम उतना आपकी एप्लीकेशन एनहांस होगी। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा। नाउ देखिए दो तरह के ग्राफ होते हैं V और I के, एक ओमिक ग्राफ होता है, एक नॉन ओमिक। ठीक है, अब ये ओमिक और नॉन ओमिक क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखिए वे V यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे I, अगेन यहाँ पे आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, इधर V आएगा और इधर आएगा I। नाउ अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये आपका बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। ठीक है, V और I के, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे ये आ गया ओमिक,
क्यों? क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसलिए ओमिक। और ये नॉन ओमिक, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया? नॉन ओमिक। तो ओमिक वो आपके कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक वो आपके कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ग्राफ कुछ ऐसा आता है तो वो क्या हो गए? नॉन ओमिक कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये कंसेप्ट आपको, ठीक है, बहुत आसान सा है। तो जरूरी नहीं है ना कि वी ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा, ठीक है, वो तो उस केस में होगा जो ओमिक कंडक्टर होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा भी तो आ सकता है कुछ मटेरियल के लिए, तो वो क्या होंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर्स, पहला जिसका है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार कॉन्टिन्यूस है तो वहां क्या होता है कि कुछ हीट डेवलप हो जाती है, ठीक है, एमिशन ऑफ हीट होती है। तो ये हीट कहाँ से आई? ये टेम्परेचर में राइज कैसे आया? तो एक्चुअल में आपको पता है कि फ्लो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, हिंड्रेंस तो है, ठीक है। तो विद दैट रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ठीक है। तो इतनी रैंडमनेस होती है, इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, कोलिजन्स होती है, तो उस कोलिजन्स के चलते, उस मूवमेंट के चलते टेम्परेचर बढ़ जाता है कंडक्टर का, ठीक है। वो कोलिजन्स इतने वास्ट होते हैं, इतने रैपिड होते हैं, ठीक है। तो उस कोलिजन्स की वजह से, ठीक है, टकराव की वजह से और फ्लो की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग होगी, ठीक है। यही एक मेजर है हीट चेक करने के लिए कि हीट है कि नहीं है। तो यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो ये हीट को मेजर करता है इस तरह से, फॉर्मूला है I²RT। अगर T टेम्परेचर है हमारा, T क्या है? टेम्परेचर, R क्या है? रेजिस्टेंस, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है? वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे जैसे ये चेंज होंगे वैसे वैसे हीट भी अलग होगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइम्स करिए, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। रेजिस्टेंस 1 वेरिएबल है, ठीक है, नो पावर, तो आप 2 टाइम्स करेंगे, हीट भी 2 टाइम्स होगी। टेम्परेचर आप डबल करेंगे तो हीट भी आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझेगा। नाउ ये तो हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। और ये आपका देखिए जो SI यूनिट है वो क्या होगी इसकी? जूल, क्योंकि हीट है, हीट क्या है? एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। नाउ आप इसको किलो कैलोरीज में भी लिख सकते हैं, किसमें? किलो कैलोरीज। नाउ आपको मैं बता दूं 1 जूल इज इक्वल टू, आपको जैसे पता ही होगा 4.18 किलो कैलोरीज होता है, ठीक है। 4.18 इंटू 10⁻³ भी होता है, ठीक है। ये होता है 1 जूल में कितने किलो कैलोरी होती है? 4.18 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। या तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको मैं फर्दर कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद रखना है। नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आ गया। देखिए बल्ब जो है, बल्ब किस पे? ये हीट पे डिपेंड करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्योंकि वहाँ बल्ब में क्या है? इलेक्ट्रिक जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट टंगस्टन का होता है। कौन से मटेरियल का होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन की प्रॉपर्टी कुछ नेचर इस तरह से होता है कि इतनी हीट के बावजूद भी वो टंगस्टन की वायर जो है वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है। ब्रेक होने के बजाय वो आपको कांस्टेंट हीट दे रही है, ठीक है। आपको पता ही होगा किस तरह से होता है। ये एक मैं सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो ये आपका होता है, ठीक है।
तो आपका जो बल्ब है वो कंटिन्यूसली हीटअप होता रहता है, और वो हीट की वजह से क्या होता है, एनर्जी देते हैं। दो तरह की एनर्जी होती है, एक लाइट एनर्जी देता है बल्ब और दूसरी हीट एनर्जी। ठीक है, पहले के टाइम में यही बल्ब भी यूज होते थे क्योंकि वो डुअल पर्पस काम करते हैं। डुअल पर्पस कैसे, लाइट भी और हीट भी दोनों देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम टॉपिक पावर का। अब इसमें एक चीज और है यहाँ पे कि आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं एच के फॉर्मूले को। आई को आप जैसे आई और आर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर वी और आर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आई और वी इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला होगा, आई को मैंने वी बाई आर की फॉर्म में लिख दिया, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये हो गया आपका दूसरा एच का फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा जो एच का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका कि देखिए आई और आर हो गया, वी और आर हो गया, अब आर को हटा दो, आई और वी ले लो। ठीक है, आई और वी ले लो, तो आर को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हमें पता है वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आर की जगह क्या लिखते हैं, वी अपॉन आई। तो यहाँ पे वी बाई आई लिख दिए, आई स्क्वायर एज इट इज इंटू आर क्या होगा, वी बाई, तो यहाँ पे आई वी हो जाएगा, आई वी एंड टी। ठीक है, तो ये एक एच का फॉर्मूला हो गया, आई वी टी, और ये हो गया वी स्क्वायर टी इंटू वी स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, एक यहाँ पर आप जनरल नोट डाल के रख लेना। ठीक है, आप ये काम आएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये तो आपका होगा हीट का। ठीक है, अब जो आपका है पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपने जो वर्क करा, ठीक है, जो आपने वर्क प्रोड्यूस करा वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो बॉक्सर होता है, रेसलर होता है, ठीक है, वो एक पंच मारता है। ठीक है, दो रेसलर है, दोनों के जो वर्क है, ठीक है, जो वर्क करा उन्होंने वो इक्वल है, बट एक की पावर ज्यादा है, ठीक है, और दूसरे की पावर कम है, दूसरे की पावर कम। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक बॉक्सर की पावर ज्यादा है दूसरे बॉक्सर से, बट उनका वर्क जो है इक्वल है। ठीक है, वर्क कैसे कैलकुलेट करा, ठीक है, एक बॉक्सर ने जब पंच मारा, ठीक है, आप ऐसे समझिए, तो पंच मारा, तो ये एक बॉक्स है, या ये जो आपने देखा होगा बॉक्सर का होता है ये, ठीक है, जिसपे वो प्रैक्टिस करता है। तो देखा गया कि इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, उस मूवमेंट को कैलकुलेट किया गया, तो ये जितना डिस्टेंस मूव हुआ, ठीक है, जो ये डिस्टेंस मूव हुआ वही डिस्टेंस क्या हुआ, उसने मूव करा दूसरे बॉक्सर ने। ठीक है, 1 और 2 का। अब क्या है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ देखा क्या गया कि देखिए दोनों ने डिस्टेंस बराबर मूव करा, दोनों ने डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, हैंग नहीं कर रहा था। जैसे ही बॉक्सर 1 ने मारा तो ये जाके एक पॉइंट पे पहुंच गया P1, दूसरा भी P2 पे पहुंच गया, मतलब P1 और P2 दोनों की कैलकुलेशन करी, बट ये डिस्टेंस देखा गया कि ओरिजिन से P1 और ओरिजिन से P2 यानी कि OP1 इज टू OP2 बराबर थे, OP। बट जो पहला वाला केस देखा गया जो P1 पे पहुंचा, तो उसमें क्या था कि अपना वेलोसिटी ज़्यादा थी, वेलोसिटी हाई, यानी कि जल्दी पहुंच गया, ठीक है, V1 में, और V2 जो है लेस वेलोसिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि भाई वर्क तो इक्वल है, ठीक है, वर्क क्या है, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, इक्वल, बट यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है तो यहाँ पर पावर क्या है, डिफरेंट। अब देखिए पावर वेलोसिटी से कैसे आप रिलेट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए पावर सबसे पहले समझिए कि वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो वर्क को लिख सकते हैं आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए फोर्स इस तरह एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो पावर क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ से समझिए कि पावर क्यों अलग अलग हो रही है, कि यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो पावर क्या होगा, अलग अलग होगा। समझाइए बात। अब देखिए जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है, समझ आ रही है बात। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है, और उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कैसे पावर क्या है, वर्क पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और वेलोसिटी पे।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आई होप दैट यू गेट इट अंडरस्टैंड एंड यू विल वर्क अपॉन दिस, यू विल कैलकुलेट, यू विल डू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। नाउ फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है, देखिए आपको पता ही होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिक इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर्स के पीछे जो है आपके फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज कुछ इस तरह का ऐसे एलिमेंट होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक वायर होती है। अब ये वायर जो होती है तो ये स्पेसिफिक मेटल की बनी होती है, ठीक है। और जैसे ही कुछ इसकी ब्रेकेज लाइन होती है, ठीक है, कि एक पॉइंट आता है कि जब ये लाइन जो है, ठीक है, जो ये आपकी एलिमेंट है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो उसका लिमिट है इसकी, ठीक है, लिमिट टू बियर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू के बियॉन्ड ये जो वायर है ये आपकी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्शन ब्रेकअप हो जाता है, और ये अपना काम आता है फ्यूज के। तो क्या होता है, कभी कभार वोल्टेज अप एंड डाउन होती है, तो कभी कभी हायर वोल्टेज होती है तो हाई करंट फ्लो करता है, और ज़्यादा करंट इस पर जैसे फ्लो करता है तो अगर वो लिमिट के पार जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एक लिमिट क्रॉस करता है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लिमिट, तो ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्यूज बहुत सर्किट्स में काम आते हैं, ताकि हमारे जो अप्लायंसेस हमारे घर में लगे हो रहे हैं, चाहे वो फैन है, चाहे इलेक्ट्रिक लैंप है, चाहे इलेक्ट्रिक लाइट है, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर है, चाहे आपका हीटर है, तो वो सारे अप्लायंसेस आपके बच जाते हैं इफ यू हैव द फ्यूज इन इलेक्ट्रिक इन्वर्टर, ठीक है। तो ये फ्यूज बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक इन्वर्टर में लगाएं, और भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके बहुत सेंसिटिव हैं, जिसमें कि आपका डैमेज ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ भी आप इस तरह के फ्यूज यूज में लाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। इट इज मेड ऑफ आयरन लेड एलॉय। तो मैं आपको मटेरियल बता ही रहा था, तो यहाँ पे मटेरियल भी आ गया, आयरन लेड एलॉय। तो ये कोई मेटल नहीं है, कोई नॉन मेटल नहीं है, कोई सेमीकंडक्टर नहीं है, इट इज अ एलॉय ऑफ आयरन लेड। कुछ मिक्सचर है आयरन और लेड का, ठीक है। डोंट नो कितना है। अभी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूज आर हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसने मेनली बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हाई रेजिस्टेंस, क्या है, हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस के बाद इसने कहा लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये दोनों के दोनों चीजें इसमें है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं इस एलॉय की, जो कि फ्यूज में यूज होता है। अब इसके बाद देखिए यही कह रहे हैं कि व्हेन हाई करंट मोर देन द फ्यूज रेटेड वैल्यू, देखिए कुछ रेटेड वैल्यू होती है हर एक फ्यूज की जो लिखी जाती है, ठीक है, कि इतना पर्टिकुलर एम्पेयर ये होल्ड कर सकता है। मान लीजिए 5 एम्पेयर का है फ्यूज, तो 5 एम्पेयर से ज़्यादा अगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ये जो इसकी लिमिट से क्रॉस हो जाएगा। जैसे ही 5 एम्पेयर की लिमिट क्रॉस होगी आपका फ्यूज वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है ना। जैसे मेल्टिंग पॉइंट उस ये लिमिट के जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। लिमिट जो है 5 एम्पेयर की, इससे डायरेक्टली रिलेटेड है आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही 5 एम्पेयर को क्रॉस करेगा ये मेल्ट हो जाएगी वायर, और आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, लेंथ इज इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड द रेटेड करंट आई इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, आई इज इक्वल्स टू नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड टू आर की पावर 3/2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आई तो इलेक्ट्रिक करंट समझ में आता है, बट ये आर क्या है, तो आर क्या बता दूं आपको, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर फ्यूज का, ठीक है। तो फ्यूज का जितना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उससे डिपेंड करेगा, सॉरी फ्यूज का रेजिस्टेंस है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द फ्यूज वायर, रेडियस ऑफ फ्यूज वायर। यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो ये लिमिट बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये लिमिट करंट की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि हम कितनी लेंथ ले रहे हैं फ्यूज की, डिपेंड करेगी जो फ्यूज की वायर है उसका रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है उसका, समझ में बात। अब जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा उसका लिमिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, वेरिएबल लिमिट कहेंगे इसको। तो ये आपका सारा कंसेप्ट है ना। आगे चलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। नाउ
वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करेंगे आपके। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रो होती है, ठीक है। नाउ अब इसको अगर आर की टर्म्स में लिखें तो आर ए बाई एल होता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से देखते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। नाउ और दूसरा इसका फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर ताऊ, ये आपको ऐसे इसमें दिखेगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, याद रखिए आप। कुछ बच्चे इसको क्या समझते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहेंगे तो वो कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल एन है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के या फिर रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, देखिए ओनली ऑन द मटेरियल। देखिए क्या मटेरियल के डायमेंशंस है, वो सर्कुलर है, वो स्क्वायर है आपका, वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वो किसी भी शेप का है, किसी भी साइज का है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा कि उसमें कितना, क्या उसका नेचर है, ठीक है, वो किस नेचर का बना हुआ है, वो एलॉय है, वो एल्यूमिनियम है, वो कॉपर है, ठीक है, वो आयरन का है। तो अलग अलग मटेरियल जो है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, एंड इन्हीं प्रॉपर्टीज के चलते उनका कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो आपका मटेरियल होगा, ठीक है, उसके जो एटम्स होंगे उनका मास अलग होगा। मास अलग होगा कि तो उनकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, वो भी अलग हो सकती है। और रिलैक्सेशन टाइम ऑलरेडी हो सकती है, ऑब्वियसली चेंज होगी, ठीक है। तो आप ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट देख लीजिए, जो ऐसा यूनिट होती है ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, कुछ इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ओम मीटर, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना, ओम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 ओम लिखना है, 6 ओम लिखना है, तो हम 6 ओम लिखते हैं, ठीक है। नाउ इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो कंडक्टर जो है इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टर एंड कंडक्टेंस, ठीक है। देखो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जी, ठीक है, और ये जी जो होता है वो होता है 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब नाउ कंडक्टिविटी जो होता है वो इस तरह से सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इस तरह से सिग्मा इक्वल्स टू 1/, रेजिस्टिविटी, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। नाउ समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर इसका जो है ओम होता है तो इसको क्या लिखेंगे, मो, ठीक है, और इसका क्या होता है ओम मीटर, तो इसका ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मो पर मीटर, ठीक है। और या फिर मो ऐसे नहीं लिखना, मो पर मीटर नहीं लिखना, तो आप साइमन पर मीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे एस क्या है, एस क्या है, साइमन, साइमन पर मीटर, ठीक है। और मो को हम क्योंकि साइमन भी कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रखिए, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जी इक्वल्स टू 1/r एंड कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, एंड कंडक्टेंस की यूनिट मो और साइमन, एंड कंडक्टिविटी की जो यहाँ पर आपकी ऐसा यूनिट होती है वो मो पर मीटर या साइमन पर मीटर। तो आपका ये सिंपल था, मैंने समझा दिया। जो नेक्स्ट करते हैं, तो आपका नेक्स्ट जो है वो है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। क्या है,
कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, एक मिनट आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस होते हैं अलग अलग, तो हम यहाँ पे उसकी कलरिंग कर देते हैं ताकि हम समझ पाएं कि कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग तरह के कलर कोड्स होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो जो बहुत हाई रेजिस्टेंसेस होते हैं ना, वो कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है वो क्या होता है, आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होता है। देखिए अब क्या होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर के। डिफरेंट कलर्स के क्या होते हैं, 4 बैंड्स होते हैं। अभी इन बैंड्स को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। एक टेबल यहाँ पे बना दूंगा मैं, ठीक है, उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको निकालना है। देखिए हर एक कलर जो होता है वो आपको कुछ ना कुछ बताता है। ठीक है, अब आपको पता है 4 बैंड आ गए। ठीक है, 4 बैंड आ गए, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। ठीक है, ये हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे। ठीक है, अब इन कलर कोड्स के ऊपर आपको ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, अब कुछ जो ये फर्स्ट कलर होता है, ठीक है, जो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, अलग अलग तरह के होते हैं, ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं फिगर्स को। ठीक है, कुछ फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फिगर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबल से हमें अंडरस्टैंड होएगा। वो आपको मैं यहाँ टेबल बना दूंगा और उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आपने वो एक राइम भी सुना होगा कि बीबी रॉय हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तो वो उससे आप याद कर सकते हैं इसको। अभी बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने आपकी टेबल बना दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ द कलर क्या है कि आपका सबसे, मैंने बताया ना 4 कलर होते हैं, तो ठीक है, तो आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इन सारे कलर्स को लेकर इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर एंड व्हाइट कलर, जो टॉलरेंस होता है वो लास्ट कलर होता है हमारा। तो पहले 3 कलर जो होते हैं वो इन्हीं सब में से होते हैं। ठीक है, तो आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। अब ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक। ठीक है, अब मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर आपका 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, इस तरह से जो आपका यहाँ पे फिगर होगा वो 10 की रेज टू द पावर होगा। नाउ टॉलरेंस जो है यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है आपका वो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर का होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर लिखूंगा तो वो क्या होता है 5, 10 एंड 20। दैट मीन्स गोल्ड के लिए टॉलरेंस होती है 5%, सिल्वर के लिए होती है 10%। ठीक है, और कोई भी कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस क्या होगा 20%। चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यही है। और अब देखिए गोल्ड, सिल्वर और जो नो कलर है इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। देखिए गोल्ड का जो होता है यहाँ पे 10 की पावर -1 होता है। ठीक है, और सिल्वर का जो होता है 10 रेज़ टू द पावर -2 होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका कुछ नहीं होता। तो अभी हम जैसे एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट लेके आएंगे, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन आपका रेजिस्टिविटी होती है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस किस तरह से होता है रेजिस्टेंस का, और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करेंगे। ठीक है, ईएमएफ लेके आएंगे आगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेल से रिलेटेड फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप जब तक अपना यहाँ पे रिवाइज करिए। ठीक है, एंड इसको कुछ ना कुछ देखिए। आप फिजिक्स में क्या है, जब तक आप कॉन्टिन्यूटी नहीं बनाएंगे तो आपको क्या है कि पिछले कंसेप्ट भूलने लगेंगे। तो आप अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। और अभी आप जैसे स्टार्ट ही करा होगा आपने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना है। एंड आई विल रिकमेंड दैट यू विल स्टडी फ्रॉम नॉट ओनली इन एनसीईआरटी बट ऑल्सो यू विल टेक द रेफरेंस हेल्प, क्योंकि रेफरेंस बुक्स में आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। 2-4 न्यूमेरिकल्स भी उसमें एक्स्ट्रा होते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। गुड बाय, टेक केयर।